Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So friends, I welcome you all for the FYBSc Foundation course semester 2 and we have just started with the unit first, that is concept of liberalization, privatization and globalization. Okay. So friends, in our last lecture we have taken the idea of our syllabus and we have started with these different concepts. So we have seen in our last lecture that what is actual concept of liberalization. Okay. So I will just revise the definition that liberalization is nothing but the progressive elimination of government control over economic activity is known as liberalization. सो लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो वेरियस सेक्टर है यहाँ पे, वो बिज़नेस हो, एजुकेशन हो या फिर कोई भी कंपनी हो, उसके ऊपर से गवर्नमेंट का कंट्रोल निकाल दिया जाता है ना. सो दैट इज़ कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन. मीन्स व्हाट, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. ओके, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल तो हमेशा ज़रूरी होता है, बट सम टाइम it is necessary to remove the control and you have to take the charge. तो वो चार्ज जो है वो कंपनी का मालिक या फिर जो जिसके पास शेयर है, ऐसे लोग वो कंट्रोल ले लेते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल. तो उसके वजह से क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज और वी कैन से व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ दैट लिबरलाइजेशन टेक प्लेस. तो ये जो आइडिया है लिबरलाइजेशन का, कि जैसे इकोनॉमी जो हमारी थी उसके अंदर ये लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट अर्ली 1990s में आया. ओके, सो द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट वेर कैरिड ऑन बाय ऑल सक्सेसिव गवर्नमेंट पार्शली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ देयर प्रोग्रेस एंड इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट. तो इस तरीके से ये जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो निकाल दिया गया और जहाँ पे जो लोग थे, जिनकी कंपनी थी, उसका उसके ऊपर इम्पैक्ट दिखने लगा. सो द रिजल्ट वॉज अ लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीनेशनल एंड ट्रांजिशनल foreign banks and investor landed like a gust of wind into the vacuum. Foreign goods and services flooded the Indian market. तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन क्या हुआ, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लगे, फॉरेन बैंक खुल गई, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई. क्योंकि इनके ऊपर अगर गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन रहता है देन इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेक देयर बिजनेसेस इन इंडिया. लेकिन अगर उनके ऊपर का गवर्नमेंट का कंट्रोल निकाल दिया जाता है तो क्या होता है, दे कैन ईजिली डू देयर बिजनेसेस और उन्हें जो वर्किंग करना है वो ईजिली वो लोग कर सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, बैंक्स और फॉरेन ट्रेडिंग जो था, फॉरेन इन्वेस्टर थे, वो इंडिया में आने लगे. देन व्हाट हैपन एक्चुअली कि इंडिया एक हब बन गया जिसमें कंज्यूमर के लिए बहुत सारी चीज़ें करने लगे लोग. तो मतलब जो कंज्यूमर मतलब क्या, जिसे हम कहते हैं ग्राहक, तो सारी चीज़ें ग्राहक के डिपेंड होने लगी. तो इसके ऊपर से क्या होने लगा, एक्चुअली देर वेर सम एडवांटेजेस ऑल्सो बट देर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट वेर द इम्पैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन. तो सबसे पहला इम्पैक्ट हम लोगों को दिखा बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, ये जो फॉरेन कंपनीज आए, मल्टीनेशनल कंपनीज, बैंक्स, तो उसके वजह से क्या हुआ. सो द वेरी फर्स्ट वाज इकोनॉमिक कोलैप्स. ओके, सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक कोलैप्स. एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज आई, उनकी वजह से जो ग्राहक है यहाँ पे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आई, उनके अंदर जो प्राइजेस थे चीज़ों के वो चढ़ने लगे या कम होने लगे, बट इट वाज फेवरेबल टू द कंज्यूमर्स. लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी देयर वेर इकोनॉमिक कोलैप्स. ओके, सो व्हाई इट इज़ सो, बिकॉज व्हेन द इंडियन मार्केट स्टार्टेड गेटिंग फ्लडेड विद फॉरेन गुड्स, इंडियन गुड्स वेर पुश्ड टू सेकंड प्लेस. So the Indian mindset is conditioned to think not without reason that foreign goods are better in quality. तो जैसे जैसे ये फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लगी, क्या होने लगा कि लोग क्या सोचने लगे कि फ़ॉरेन का जो
गुड्स है, जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छे हैं दैन द इंडियन गुड। तो इस वजह से क्या हो गया, द इंडियन मार्केट और इंडियन गुड बिकम एट दी सेकेंडरी पोजीशन। तो सारा जो इम्पोर्टेंस है, लोगों की जो डिमांड है, वो सारी सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए या फॉरेन जो उनके प्रोडक्ट्स थे उसके लिए जाने लगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन मार्केट जो है वो उसका कोलैप्स होने लगा। क्योंकि हम लोग भी अभी भी सोचते कि जो फॉरेन का माल है, फॉरेन का जो प्रोडक्ट है वो अपने प्रोडक्ट से अच्छा होता है, दैट इज़ आवर माइंडसेट। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इंडियन मार्केट है वो धीरे धीरे सेकेंडरी पोजीशन पे चला जाता है। मतलब जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कि वो फॉरेन से जो चीज़ें लेके आते थे और हमारे देश में सेल करने लगते, उसी तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट पीपल विल मेक अ शॉर्ट शिफ्ट टू द लोकल गुड्स। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स विल नॉट बी एबल टू सेल देयर गुड्स एंड there will be a problem of closure of Indian industry, industrial sickness, unemployment, poverty, social unrest and economic collapse। तो जब मार्केट में फॉरेन का माल बिकता है और अपना चीज़ें नहीं बिकती, तब नेचुरली जो इंडियन इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने लगती है, क्योंकि लोग दूसरा माल खरीदते हैं, अपना माल खरीदते नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन इंडस्ट्री have the economic collapse. Then second one is cultural collapse. So not only the economy but culture of India is also very important, and because of the liberalization what happened, that Indian culture is rich and it is moralistic, and it also promotes the human and ethical values. But it is getting fast thing happening in the India because of the liberalization, that we are adopting the western culture। मतलब जैसे जैसे फॉरेन का गुड्स यहाँ पे आने लगता है, फॉरेन ट्रेडिंग होने लगती है या फिर फॉरेनर्स यहाँ इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो उस वजह से जो वेस्टर्न कल्चर है वो यहाँ पे हावी होने लगता है, एंड स्लोली वी लॉस आवर ओन कल्चर। सो दिस कैन हैव फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द सोशियो कल्चर फैब्रिक ऑफ द nation. So India may turn out soon to be a nation of cultural imbeciles। मतलब क्या है कि हम लोग अपना कल्चर भूल के दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करने लगते हैं, और ये जो कल्चर है उसके अंदर से हम लोगों के ऊपर अलग अलग रॉन्ग इम्पैक्ट्स होने लगते हैं, जैसे कि ड्रग्स लेना, फिर एड्स का यहाँ पे प्रसार होना, इस तरीके के अलग अलग इफ़ेक्ट हम लोगों को वेस्टर्न कल्चर की वजह से देखने को मिलते हैं। देन देयर इज़ ऑल्सो थर्ड इम्पैक्ट, दैट इज़ increasing inequalities। Okay, we all know that in our first semester we have seen all about the equalities India, in spite of various regions, religions or various caste, various things, यहाँ पे क्या देखने को मिलता था, यूनिटी देखने को मिलता था, एवरीवेयर देयर वाज इक्वालिटी। बट बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेंड क्या हो जाता है, देयर इज इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ इनइक्वालिटी। सो लिबरलाइजेशन इज बेस्ड ऑन कैपिटलिस्टिक आइडियाज़। मतलब क्या है कि जो अमीर लोग हैं वो अपना जो कैपिटल है वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उस वजह से धीरे धीरे क्या होने लगता है कि जो अमीर लोग हैं ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और जो गरीब है वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, that the major beneficiaries of the economic liberalization have been the cities and their towns। जो बड़े मार्केट्स है, बड़े सिटीज़ है, वहीं पे लोगों को फ़ायदा मिलता है, एंड दिस बेनिफिट्स हैव नॉट बीन परकोलेटेड टू द सबर्ब्स एंड विलेज। जो छोटी जगह है, विलेजेस है, वहाँ पे उसके बेनिफिट नहीं दिखते। सो द फॉलोइंग आर द मेजर inequalities that have been noticed after the liberalization। So there were increase in employment opportunity in town, or we can say in cities, and unemployment in villages। Okay, so uh, there was a lot of investment in towns। तो शहर जो है, cities है, वहाँ पे जगह के भाव बढ़ने लगे, सो महंगाई होने लगी वहाँ पे, और जो विलेजेस है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, उन लोगों को काम ही नहीं रह रहा, तो उस वजह से देर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन पॉवर्टी। ओके, देन द डिस्पैरिटी ऑफ द इनकम एंड वेल्थ बिटवीन द हैव्स एंड नॉट हैव्स इज़ इंक्रीजिंग। मतलब जिनके पास है
उनके पास और ज़्यादा है, और जिनके पास नहीं है चीज़ें, पैसा, लैंड, उनके पास और नहीं है। सो ये जो गैप है वो बढ़ने लगा, एंड द फ्रस्ट्रेशन इज इंक्रीजिंग अमंग द पुअर एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू एजिटेशन एंड काइंड ऑफ वायलेंस। मतलब जैसे जैसे लोगों के बीच दरी बढ़ती जाती है, गैप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लोग एंग्री होने लगते हैं। सो दिस टाइप ऑफ different things are happen because of liberalization. So we can say that it is not very well concept which should be adopted. Okay, फिर उसके बाद क्या हुआ, there is concept of privatization. Okay, liberalization के बाद फिर दूसरा concept आया, that is called as privatization. So it is the transfer of control of ownership from the public sector to the private sector. तो ये लिबरलाइजेशन से और थोड़ा ऊपर है। उसमें क्या करते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो कंट्रोल होता है, तो इट इज़ शिफ्टेड टू द प्राइवेट सेक्टर. सो दिस इज़ अनदर फिनोमेनन विच इज़ कंटिन्यूसली influencing the Indian economy. It means conversion of property rights from the state or we can say public to the private owner. मतलब जो जो चीज़ें शुरुआत में पब्लिक की होती है, हाँ, वो प्राइवेट के पास चली जाती है. तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट ओनर. So economic liberalization of 1990 or 91 was a bold decision by the Prime Minister Narasimha Rao and his Finance Minister मनमोहन सिंह. तो ये जो सारी चीज़ें आ रही थी वो किसके काल में आ रही थी? नरसिंह राव जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह. So the age-old control region was dismantled and then privatization take place. So the economy was thrown open to the foreign investor and multinational companies, जिसे हम लोग MNC बोलते हैं. They were willing to tap the Indian market. मतलब लिबरलाइजेशन के बाद जो प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट आया, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक सेक्टर है, इट इज़ कन्वर्टेड टू द प्राइवेट सेक्टर. और ऐसी चीज़ में फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते थे बिकॉज दे वांट टू कैप्चर द इंडियन मार्केट. सो वी कैन से व्हाट इज़ द नीड टू अडॉप्ट द प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी. ये जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है वो लाने की क्या ज़रूरत थी, राइट? ऐसा क्यों करते हैं लोग, या फिर जो हमारे डिसीजन मेकर्स है वो ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं? वाई देयर इज़ प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी. ओके, सो फर्स्ट द पब्लिक सेक्टर जो है, कंपनीज, दे हैव लिटिल मार्केट डिसिप्लिन. मतलब हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है या पब्लिक के कंट्रोल में होती है, उसके ऊपर अच्छा डिसिप्लिन नहीं दिखाई देता. ये तो हम लोग भी देखते हैं ना. कोई भी डिसीजन जो है वो अचानक से नहीं आता. देयर इज़ लॉट ऑफ डिसीजन और वी कैन से देयर इज़ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड आफ्टर दैट दे टेक दिस टाइप ऑफ डिसीजन. तो हम लोग भी देख सकते हैं कि जो प्राइवेट जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक सेक्टर्स है, या फिर जो चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर है, वहाँ पे अच्छा डिसिप्लिन या अच्छा रूल दिखाई नहीं देता. सो द वर्कर हैड नो incentives to show efficiency and growth. Even they had no fear of bankruptcy of the company. So therefore the GDP of the country was low. तो हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होता, उनके ऊपर किसी का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, उनको ग्रोथ करने के लिए भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, और उसी तरह उनको बैंकरप्सी या फिर कोई उनको सैलरी नहीं देगा ऐसा डर भी उनके दिमाग में नहीं होता. बिकॉज दे नो दैट गवर्नमेंट है तो हमें सैलरी तो मिलने ही वाली है. सो बिकॉज ऑफ दैट उनका जो रनिंग है वो अच्छा नहीं रहता, एंड धीरे धीरे इकोनॉमी कम होने लगती है. वी कैन से देयर इज लो GDP ऑब्जर्व. दूसरी बात जो है, सेकेंडली द गवर्नमेंट फेल टू ऑब्टेन इफिशियंसी इन द वर्क and utilizes the labor force and the capital invested to the with the full capacity. मतलब गवर्नमेंट हर जगह पे अच्छे से अपना मॉनिटरिंग नहीं रख सकता, तो उस वजह से क्या होता है कि लोग अच्छा काम नहीं करते, फुल इफ़िशिएंसी के साथ काम नहीं करते, उनके वर्किंग आवर भी कम है, उसके अंदर भी वो लोग
सीधी बात में बोले तो टाइम पास करते हैं, अच्छा से काम नहीं करते, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मनी है उसका भी क्या होता है, लॉस होता है. सो देर इज़ नो फुल इफिशिएंटली यूज ऑफ मनी एज वेल एज लेबर. थर्ड क्या है कि देर वॉज मेनी PSUs, मतलब जो पब्लिक सेक्टर है, दे आर इन लॉसेस बिकॉज ऑफ द लेस इफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड मनी. तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है या पब्लिक सेक्टर है उनकी इफ़िशियंसी डे बाय डे कम होती जा रही है, और इसी वजह से गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन करने का सोचना पड़ता है. बिकॉज वंस द प्राइवेटाइजेशन टेक प्लेस, व्हाट विल हैपन, देर इज़ कंट्रोल ऑफ सम प्राइवेट सेक्टर और वी कैन से प्राइवेट ओनर. तो अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेटली है, तो उनका चीज़ों के ऊपर कंट्रोल अच्छा रहता है. It is little bit strict, but there will be increase in GDP, there will be increase in business, and they will increase the efficiency of the labor as well as the money. So there will be more output. Okay, so we will see what are the advantages of privatization. तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो हमारा प्राइवेटाइजेशन है वो करने के पीछे क्या चीज़ें थी. तो ये 3 चीज़ें थी कि पब्लिक सेक्टर में लोग अच्छे से काम नहीं करते, उस वजह से क्या होता है कि कंपनी घाटे में जाने लगती है. सेकंडली, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर भी लोगों से अच्छा काम नहीं करवाते, देर इज़ लेस इफिशिएंसी ऑफ लेबर, और उस वजह से ये सारी कंपनी धीरे धीरे इकोनॉमिक कोलैप्स फील करती है. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, देर इज रिडक्शन और रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाता है, और इसी वजह से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है. सेकंड, एनकरेजमेंट टू द एंटरप्रेन्योरशिप. ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर मतलब छोटे छोटे बिजनेस जो लोग खुद चलाते हैं, खुद उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को मॉनिटर करते हैं, लोगों से लेबर करवाते हैं और अच्छा आउटपुट पाने की कोशिश करते हैं. सो इट इंक्रीजेस दैट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो जिसे हम लोग आजकल स्टार्टअप कहते हैं, है ना. सो स्टार्टअप्स आर गुड आइडियाज टू इंक्रीज द नेशंस इकोनॉमी. तो इट इंकरेजेस दैट. देन इट हेल्प टू ट्रिम द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अगर सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है तो उनको उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, हर चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ता है. सो व्हेन देयर इज़ प्राइवेटाइजेशन, स्लोली गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, वो भी थोड़ा कम हो जाता है. देन इट हेल्प्स द गवर्नमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. आप लोग ये समझ सकते हो कि व्हेन वी हैव टू डू मेनी वर्क्स, एक साथ आपको अगर बहुत सारे काम करने, पढ़ाई भी करनी है, असाइनमेंट देनी है, होमवर्क करना है, घर में भी आपको कोई कुछ काम बोल रहा है, पड़ोस वाला भी कुछ बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ नहीं कर सकते, एंड देर इज़ नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग. सो अगर गवर्नमेंट कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज कर देती है तो बाकी चीज़ें करने में उसको टाइम मिलता है, एंड देर इज़ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अदर वर्क. देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास पैसे बच जाते हैं, एंड देन देयर विल बी इम्प्रूव्ड पेस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. तो धीरे धीरे जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो बढ़ने लगती है. एंड लास्टली देयर इज एलिमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. वी हैव ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर द सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, वहाँ पे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है या फिर लीडर्स है उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जो लोग अमीर है या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है वो सब अपनी चीज़ें करवाते हैं, अपने दिमाग से चीज़ें करवाते हैं, एंड देर इज़ नो वॉइस फॉर द कॉमन पीपल. बट व्हेन देर इज़ प्राइवेटाइजेशन, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलता, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग in privatization. So this is also one of the advantage that there is elimination of political interference. तो ये तो सारी हो गई कि भाई एडवांटेजेस क्या है. ओके, सो नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. हर चीज़ में हमेशा फ़ायदा नहीं होता,
कुछ नुकसान भी होते हैं, है ना। तो जैसे प्राइवेटाइजेशन के कुछ फ़ायदे हुए, लोगों को अच्छे जॉब मिलने लगे, लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ दिखने लगी, गवर्नमेंट का बर्डन कम हो गया, उसी तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिखाई देते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट इज द पब्लिक सेक्टर इक्विटी शेयर्स सोल्ड एट मच लोअर प्राइस। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है प्राइवेटाइजेशन का वो क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स है वो बहुत कम प्राइस में बिके जाते हैं। देन सेकंड वन, गवर्नमेंट यूज द कैपिटल रिसीव फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फाइनेंसिंग फॉर इट्स रेन्यू डिफिसिट। मतलब क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए कि गवर्नमेंट क्या करता है, उसको जो कैपिटल मिलता है, जो पैसा मिल रहा है फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट ना करना, है ना। तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट को हर जगह पे खुद का पैसा लगाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब कुछ चीज़ें प्राइवेट हो गई, जैसे हम लोग रोड देखते हैं, हर जगह पे हर कुछ किलोमीटर के बाद हम लोगों को टोल भरना पड़ता है ना। वाई इट इज़ सो, बिकॉज इट इज़ ऑफ प्राइवेटाइजेशन। वो जो रोड का कंस्ट्रक्शन का काम है, मेंटेनेंस का काम है, वो प्राइवेट एजेंसी को मिल जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे टेक टोल फ्रॉम अस। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का वो बच गया, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से जो पैसा बचता है वो गवर्नमेंट अपना डिफिसिट कंप्लीट करने में लगा देती है। मतलब गवर्नमेंट के पास जहाँ पे मनी नहीं है वहाँ पे वो लोग यूज़ कर देते हैं। सो इट इज़ happening in government sector, and because of there is expansion of public sector. So this is again one disadvantage, and the third one is called as disinvestment of PSUs lead to reduction in employment. मतलब जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है वैसे वैसे देर इज इंक्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या होने लगता है कि अगर पब्लिक सेक्टर कम हो गए, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर है अलग अलग, अगर उनमें कमी आ गई तो क्या होगा, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकलेंगे जैसे कि गवर्नमेंट के जॉब निकलते हैं, और अगर ऐसे जॉब नहीं निकले तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ वी कैन से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। तो मतलब क्या है, सिंपल थिंग है कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जितना इन्वेस्टमेंट और जितना वी कैन से प्राइवेटाइजेशन है उतने ही ज़्यादा पब्लिक सेक्टर भी होने चाहिए। इफ़ देयर इज़ बैलेंस बिटवीन द टू देन द इकोनॉमी विल ग्रो लाइक एनीथिंग। ओके, सो दिस इज़ इट अबाउट द टुडेज लेक्चर। आगे हम लोग देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या गाइडलाइन अप्लाई करनी पड़ती है, दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट यू टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।